मैं भारतवर्ष लिखता हूँ, मैं श्री राम लिखता हूँ, मैं वेदों की महिमा, मैं गीता का ज्ञान लिखता हूँ, मैं आर्यावर्त की संस्कृति, मैं गंगा यमुना सरस्वती, मैं गौतम और नानक का मानवता को वरदान लिखता हूँ, मैं गांधी और विवेकानंद को दुनिया का प्रणाम लिखता हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं आसमान में हिंदुस्तान लिखता हूँ। अपने महान देश विश्व गुरु भारतवर्ष एवं अपनी वंदनीय संस्कृति भारतीय संस्कृति पर आधारित मैं अपनी ये काव्य पंक्तियाँ RJS PBS अर्थात राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस नई दिल्ली द्वारा आज दिनांक 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एजुकेशन टीचर्स एंड द एजुकेटेड फॉर लाइफ और ओनली लाइवलीहुड शीर्षक से अमृतकाल के सकारात्मक भारत की 199वीं व्याख्यान माला के शुभ अवसर पर दीदेवार जीवन ज्योति हॉल नई दिल्ली में आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में आज के मुख्य वक्ता श्री सुरजीत सिंह कोहली जी, सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु एवं संचालक दीदेवार जीवन ज्योति नई दिल्ली, श्री माथुर जी, संरक्षक RJS PBS, श्री मन्ना जी, संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक RJS PBS को अपना आत्मिक प्रणाम करते हुए इस प्रबुद्ध सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं RJS PBS का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इतने शुभ अवसर पर इतने विशिष्ट कार्यक्रम में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारा भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। हमारा देश पर्वों, उत्सवों, त्योहारों का देश है। हमारे देश में त्योहारों की बहुतायत है। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आज का दिन है। आज मकर संक्रांति है, कल लोहड़ी थी। इस शुभ अवसर पर उत्तर भारत में जहाँ मकर संक्रांति लोहड़ी मनाई जाती है, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में हम ये त्यौहार मनाते हैं। पूर्वी भारत में बिहू के रूप में इसे मनाया जाता है। मुख्यतः ये उत्तरायण का त्यौहार है। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक केंद्रीय उत्सव है, जब सूर्य भगवान जो पूरी पृथ्वी को ऊर्जा देते हैं, जो हमारी पूरी जीवन सृष्टि के ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका उत्तर में आयन होता है। इस शुभ अवसर पर RJS PBS द्वारा आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम पर मैं सबको अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी मंगल कामनाएं इस आयोजन के साथ हैं और मैं आभारी हूं इतने सुंदर आयोजन के लिए। हमारा देश भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। हम प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व को शिक्षा प्रदान करते रहे हैं। इसी से संबंधित आज का विषय शिक्षा, शिक्षित और शिक्षित जीवन अथवा केवल जीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे वक्ता महोदय द्वारा बहुत विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। श्रोताओं द्वारा भी विषय के प्रतिपादन के बाद अपनी जिज्ञासाएं रखी गई हैं और मैंने ये महसूस किया कि शिक्षा से संबंधित इस विषय का इतना विस्तृत प्रतिपादन के साथ में जो प्रश्नोत्तरी आई वो शिक्षा से इतर जीवन से संबंधित थी। बहुत विशिष्ट विषय और विशिष्ट प्रश्नों के माध्यम से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ। मेरा स्पष्ट मत है, शिक्षा जीवन को प्रकाशित करती है। हम सब इस बात से सहमत होंगे
कि शिक्षा सिर्फ सूचनाओं को दिमाग में भर लेना नहीं है, शिक्षा सिर्फ जीविका तक सीमित नहीं है, यह शिक्षा का एकांगी पक्ष है। शिक्षा वास्तव में है क्या? शिक्षा जीवन जीने की कला सिखाती है। शिक्षा जीवन हम उत्तम तरीके से कैसे जिए, हम संकट काल में से बाहर कैसे निकले, जीवन में समस्याएं आएंगी ही, हम उनसे पार कैसे निकले, इन सभी से हमें प्रशिक्षित करती है। श्री नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है कि अगर आप विश्व को बदलना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा शस्त्र है शिक्षा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीने के बाद बच्चा दहाड़ने लगता है। शिक्षा सिर्फ जीविका तक सीमित नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं अपने जीवन से देना चाहूँ तो बात काफी हद तक स्पष्ट होगी और ये कथन अप्रासंगिक भी नहीं है। हम सिविल सेवा में जाने वाले अधिकारी की जो पात्रता होती है वो सिर्फ स्नातक डिग्री होती है। ग्रेजुएशन के बाद आप IAS, PCS, UPSC या स्टेट के जो सर्विस कमीशन है उनमें उपस्थित होकर परीक्षा पास करके अधिकारी बन सकते हैं। आपको प्रास्नातक यानी MA की डिग्री लेने की भी आवश्यकता नहीं। उसी परंपरा में मैंने भी स्नातक और प्रास्नातक के बाद अधिकारी की परीक्षा दी, मेरा चयन हुआ, मैं अधिकारी बना। लेकिन उसके बाद भी मैंने प्रास्नातक के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से MPhil की, जो मेरी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं थी। अनेक छात्र उसको बीच में छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ सकता था। उसके बाद भी मैंने PhD की वहाँ मेरी सेवा में, मेरे अधिकारीपन में कोई भूमिका नहीं है। मैं वो छोड़ सकता था, अक्सर छोड़ दी जाती है। और छोड़ देने की परिस्थितियां यूं भी बनी थी कि प्रशिक्षण और फिर एक ऐसी सेवा में इतनी बहुमुखी भूमिका थी कि शोध के लिए समय मिलने का अभाव था। परंतु नहीं, मैं संकल्पित था, मैंने ये शिक्षाएं प्राप्त की। क्यों? क्योंकि मेरी ये शुरू से मान्यता रही है कि शिक्षा सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है। शिक्षा एक व्यक्तित्व का, संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ठीक है, मैंने परीक्षा पास की, मैं अधिकारी बना, मेरा अर्थोपार्जन की व्यवस्था बन गई। परंतु जीवन में कुछ ऐसे दौर आएंगे जो सिर्फ अर्थ से जिनका समाधान नहीं होगा। ऐसी समस्याएं आएंगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां शिक्षा काम आएगी, अर्थ से उनका समाधान नहीं होगा। इसलिए जो डिग्रियां आवश्यक नहीं थी, लोक सेवा में जाने के बाद, BA और MA के करने के बाद MPhil और PhD की डिग्रियां वो मैंने बहुत तन्मयता से ली। और मैं आज बहुत गर्व के साथ ये घोषणा कर सकता हूं कि मेरे निर्णय, एक PhD होल्डर के निर्णय और एक ग्रेजुएट के निर्णय में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, मैं एक छोटी सी बात से स्पष्ट करूंगा। मेरे एक मित्र है, वह IPS अधिकारी है। एक दिन मैं और वो साथ बैठे कुछ चिंतनरत थे और बात ये आई कि आजकल जो ATM है, ATM तोड़ने के बाद बच्चे पैसे निकाल के चोरी कर रहे थे। एक प्रकरण उनके सामने उस टाइम था, SSP थे वो उस टाइम गोरखपुर के। तो अब उनकी टिप्पणी क्या थी, देखिए, उनको ये प्रशंसात्मक टिप्पणी सुनने को मिली कि SSP साहब, बहुत अच्छा हुआ कि आपने चोरों को बहुत जल्दी पकड़वा दिया। क्योंकि चोरों को तुरंत पकड़ लिया गया, एक SSP के लिए प्रशंसात्मक टिप्पणियां थी, इसलिए SSP का उस टिप्पणी पर गर्वित होना सामान्य प्रक्रिया में स्वाभाविक होता है। परंतु नहीं, मेरे मित्र ने कहा नहीं, ये प्रशंसा की बात नहीं है, ये चिंता की बात है। टिप्पणी करने वाला अचंभित, और मैं उस दर्शनात्मक दृष्टि से परिचित था, मैं सामान्य स्थिति में। उन्होंने कहा, सर कैसे?
अब एसएसपी साहब की जो टिप्पणी थी वो समझिए, वो शिक्षा से निकली टिप्पणी हो सकती है। क्या टिप्पणी थी कि प्रशंसा की बात ये नहीं है कि हमने तुरंत चोर बच्चों को पकड़वा लिया, बल्कि चिंता की बात ये है कि इतने छोटे बच्चे ऐसी चोरी कर ही क्यों रहे हैं। देखिए ये चिंतन कहां से आता है। तो यहां से पता लगता है कि अगर हम ग्रेजुएशन के बाद एक अधिकारी बनते हैं तो हम प्रशंसा में उठ जाते हैं कि हमने चोर को पकड़ लिया, परंतु एक हाईली एजुकेटेड अधिकारी होता है तो वो इसमें प्रशंसा में ऊपर नहीं उठता, वो ये चिंता करता है कि चोरी ही ना हो। इस प्रशंसा में नहीं आता कि मैंने चोर पकड़ लिए, वो इस बात में चिंता करता है कि इतने छोटे बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए वो चोरी कर ही क्यों रहे हैं। दूसरी बात, एक छोटा से वाक्य से बात स्पष्ट होगी। हम शिक्षित हुए, हमने आईआईटी आईआईएम की डिग्रियां ली और बाहर अमेरिका में हमें 40 लाख का पैकेज कैंपस में ही मिला और हम सेलेक्ट हो गए बहुराष्ट्रीय कंपनी में अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क में बैठ के 40 लाख रुपए लेने लगे, परंतु हमारे माँ बाप जयपुर में हैं। हम वहीं सेटल हुए, वहीं शादी की और 5 साल 10 साल बाद एक दौर आया कि हमारी माँ की मृत्यु जयपुर में हुई। हम अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हुए। तो आप बताइए क्या वो शिक्षित है बेटा? 40 लाख का 50 लाख का फैक्ट्री लेता है, अमेरिका की लड़की से शादी करके न्यूयॉर्क में कोठी कार के साथ सारी सुविधाएं भोग के वहां आनंदित जीवन में है, परंतु माँ के अंतिम संस्कार में वो जयपुर में उपस्थित नहीं होता है। तो क्या वो शिक्षित है? संस्कारित तो कतई नहीं है, मैं उसको शिक्षित भी नहीं मानता। वो एक सिर्फ धन पशु है जिसने पेट भरना सीख लिया है। तो यहाँ इन कथनों से ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का संपूर्ण अर्थ सिर्फ रोजगार करना सिखाना नहीं है। हाँ, इस बात से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि रोजगार सिखाना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर मैं कोरे उपदेश के रूप में ये कहूँ कि रोजगार को छोड़ दो और उपदेश देते घूमो, वो भी उचित नहीं है। हमारी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, हमारी अपनी जिम्मेवारियां हैं, हमें घर की व्यवस्था करनी है, अर्थोपार्जन करना है। हम संपूर्ण इंसान, सक्षम इंसान तभी बन सकते हैं जब अर्थोपार्जन भी करें। तो समझने की बात यह है कि शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, उसमें रोजगार एक पक्ष है। हम उसको इसी रूप में समझे, या मैं अपनी बात को दूसरे रूप में भी कहूँ तो कि एक बार संभवतः एक वाक्य सुनने में आया कि कई लोगों से यह पूछा गया कि हाथी कैसा होता है और उनकी आंख पे पट्टी बांध दी गई। तो प्रत्येक, किसी ने हाथी को सूंड से छुआ, किसी ने हाथी को पूंछ से छुआ, किसी ने पेट से, किसी ने पैर से, और सब ने अपना अपना मतलब, हाथी का मतलब एक सूंड, एक पूंछ, एक पैर, परंतु उन्होंने अपना एकांगी पक्ष रखा। अगर उनकी पट्टी खोल दी जाए तो वो हाथी को संपूर्ण रूप में चित्रित करेंगे। और भी सरल भाषा में, ये मेरा हाथ है, ये शरीर नहीं है, ये मेरी आंख है, ये शरीर नहीं है। आंख की महत्ता है, परंतु आंख संपूर्ण शरीर नहीं है। शिक्षा संपूर्ण शरीर है, रोजगार उसका एक पक्ष है। ये बात हम समझ के शिक्षा को संपूर्ण रूप में अगर समाज के सामने रखें तो मुझे लगता है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सामने आएगा। अब थोड़ा सा अपने देश पे चिंतन करते हुए श्री मन्ना जी ने मेरी पुस्तक मैं भारतवर्ष हूँ का जिक्र किया। हाँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये पुस्तक लिखने का ईश्वर ने सौभाग्य प्रदान किया। 2010 में मेरे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में भगवान श्री राम से महात्मा गांधी तक अपने जो समस्त राष्ट्र नायक हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी महावीर, गौतम बुद्ध, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त पराक्रमान, चंद्रगुप्त द्वितीय, आदि शंकराचार्य, गुरु श्री नानक देव, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, स्वामी रामतीर्थ, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर केशव हेडगेवार, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को चिंतन को संक्षिप्त रूप में मैंने इस भावना से प्रस्तुत किया है कि इतने महापुरुषों को पढ़ने के लिए हमें 20 पुस्तकों का अध्ययन करना पड़े तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में इतना
अपना समय नहीं निकाल पाते। तो इन सब महापुरुषों को मैंने पढ़ के लगभग 10-10, 12-12 पुस्तकें इकट्ठी करके एक महापुरुष पे लगभग एक महीना लगा के अपने सरकारी जीवन से अवकाश लेके एक चिंतन के रूप में उनका सारांश यूं निकाला कि मैं अपनी ये ड्यूटी समझता था कि इस समाज ने मुझे शिक्षा दी, रोजगार दिया। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, बात को एक संक्षेप में रखूंगा। मेरे पिताजी का निधन तब हुआ जब मैं 15 साल की आयु का था। मेरी माँ अंगूठा लगाती है, तो मुझे घर से वो शिक्षा का उच्च स्तर जो मिलता है वो नहीं मिला। तो मैंने अपनी मेहनत से, अपने गुरुओं की कृपा से वो शिक्षा पाई। तो मैंने अपना मूल्यांकन यूँ किया कि जब इस समाज ने मुझे MPhil PhD तक की शिक्षा दी और इस समाज ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से मुझे अधिकारी का पद दिया, मुझे खाने पीने को सब कुछ दिया और समाज से मुझे सम्मान मिला, तो अब मुझे इस समाज को लौटाना है। तो मैं क्या लौटा सकता हूँ? तो मेरे अंदर से ये विचार आया कि आप वो चिंतन लौटाइए जिसमें आप सक्षम हैं। जैसे कोई बिजली ठीक करने में सक्षम है, परंतु मैं ये पंखा खराब हो तो उसको ठीक नहीं कर सकता, वो उसकी दक्षता है। मेरी दक्षता जो मैंने महसूस की, ये महसूस की, तो मैंने लगभग 1 साल चिंतन करने के बाद अपने राष्ट्र नायकों के चिंतन को संक्षेप में निकाल के उस पुस्तक का रूप दिया, ताकि मेरे जाने के बाद भी वो कोई इन 20 महापुरुषों को सिर्फ 3 दिन में पढ़ना चाहे तो उसको 20 किताबें नहीं, 3 दिन में एक पुस्तक वो सब कुछ ज्ञान दे देगी। क्यों मुझे ये धारा अच्छी लगी? वो इसलिए अच्छी लगी, एक बात बहुत प्रासंगिक है, रखूंगा कि हमारे देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, उनसे किसी ने एक बार ये पूछा कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा योगदान बताइए। देखिए मेरी प्रशंसा क्या हुई, ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है, वो एक सामान्य धारा है। राजा गोपालाचार्य के बारे में अगर इनसे किसी से या मुझसे भी पूछा जाए तो मैं क्या कहूँगा, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। लेकिन नहीं, राजा जी ने अपने मुंह से क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन का सबसे बड़ा योगदान ये है कि मैंने 2 पुस्तकें लिखी, एक रामायण पे, एक महाभारत पे, उनकी पुस्तकें हैं। उनका ये मानना था कि ये पुस्तकें मेरे जाने के बाद भी सदियों तक, जब तक सृष्टि रहेगी, इस देश का दिशा निर्देशन करती रहेंगी। तो भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है वो भी 2 पुस्तक लेखन को अपने जीवन का सबसे बड़ा योगदान मानते हैं। तो मैं तो कुछ भी नहीं। तो मैंने भी ये महसूस किया कि असली योगदान ये है, क्योंकि ये शरीर एक दिन छोड़ देना है। हम सबको शतायु होकर ईश्वर करे चले जाना ही है। अमर अजर हम में से कोई नहीं है। तो मुझे ये लगा कि नौकरी, पैसा, जो एक ट्रेंड है उसको छोड़ो, जो प्रकृति ने सबसे अच्छा तुम्हें दिया है वो समाज के लिए निकालो। तो वो पुस्तकें मैंने रखी और मैं आपका आभारी हूँ, आपने उसका जिक्र किया। बस अपनी बात, अपनी वाणी को समय से पूरा करने के लक्ष्य से बात को समराइज करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना देश विश्व गुरु रहा है। अपने देश में हम प्राचीन काल में पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश देते रहे हैं। दुर्भाग्य से मध्यकाल में परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हुई और हम प्रदत्तता की बेड़ियों में जकड़े गए, परंतु हमारी जो संस्कृति है वो अमर संस्कृति है। अपनी संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो कहते रहे हैं कि जब भी इस समाज में अंधकार आया है, कोई ना कोई महापुरुष अवतरित हुआ है और समाज को सही दिशा दी गई है। भगवान श्री राम जननी जन्मभूमि से सर्वगादपि गिरी से, कि जननी और जन्मभूमि से सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं होता। अयम नेजम पर्वती, हम एक ऐसी संस्कृति के वाहक हैं जो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। हम सिर्फ ये कामना नहीं करते कि मैं, मेरा परिवार, मेरा प्रदेश या सिर्फ भारत सुखी हो। हम संपूर्ण विश्व के सुख की कामना करते हैं। और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाओ, बलियारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। हम गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा देने वाले भारतीय नागरिक हैं।
तो इसी भावनाओं पर आधारित हमारा संविधान है, जिसके अनुच्छेदों में भी विश्व कल्याण की कामना की गई है। इन्हीं भावनाओं के आधार पर 9 वर्ष पूर्व आरजेएस राम जानकी संस्थान का श्री गणेश हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, उस टाइम मुझे साथ रहने का अवसर मिला था। आज भी मैं गौरवान्वित हूँ, मुझे बहुत आदर के साथ यहाँ बुलाया गया और इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं आगे भी इस आंदोलन में, अभियान में स्थायी रूप से जुड़े रहने का वचन देते हुए ये कामना करता हूँ कि जिस प्रकार आज हम एक बहुत पावन अवसर पर एकत्रित हैं। आज 14 जनवरी के ठीक 8 दिन बाद भारतवर्ष में एक ऐसा महान उत्सव होने वाला है, जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व की, हमारे देश की तरफ बहुत सम्मानित नजरें बनी हुई। भगवान श्री राम का, श्री राम भूमि जन्म का जो मंदिर है, वो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बनके तैयार हुआ है। हमारी भारत सरकार और हमारा देश, और देश ही नहीं, लगभग 70 देशों के विदेशियों से प्रतिनिधि हमारे देश में आने वाले हैं। ये हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण का काल है। और आरजेएस सकारात्मक भारत एक्ट 75, भारत एक्ट 100 की जो थीम पर चल रहा है, ये बहुत वंदनीय थीम है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इस आंदोलन के साथ हैं। मैं इस आंदोलन का, इस अभियान का एक सदस्य हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने, पूरे समाज में आरजेएस की सकारात्मकता के आधार पर समाज की उन्नति हो, मैं कामना करते हुए आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।